सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। आज का दिन कई बार सोचा कि कुछ लिखूं, कुछ बोलूं, किसी से मिलूं, बस मन में आया लेकिन घर से बाहर निकलना नहीं हुआ। हाँ, पार्क में एक चक्कर लगाया, पेड़ पौधों से, चिड़ियाओं से, गिलहरियों से कुछ कुछ और भी पानी के वहाँ परिंदे हैं, स्वान हैं और बतख हैं। तो पार्क का चक्कर लगाया और दर्शन किए, पेड़ों से झांकते हुए आकाश के। आज धूप थोड़ी निकली थी, तो अभी तो बहुत सारे पेड़ पत्तों से खाली हैं, कहीं कहीं छोटी सी अंकुरण दिखाई देता है डालियों में। बस एक दो हफ्ते में ही फूल हो जाएंगे, चारों तरफ पत्ते ही पत्ते। एक तरह का बसंत है, बस शुरुआत है बसंत के आने की। ऐसे ही हमें अपने बसंत की शुरुआत की याद आती है, तो कभी तो चुप्पी सी लग जाती है, सोचते हैं आंख बंद करके, अंदर ही अंदर वो जो हुआ है, जो जिसे देखा है जो देखा है शब्दों में भी कहना मुश्किल। पर्याप्त शब्द है नहीं हमारे पास इतने कि हर एक बात को हूबहू बयान किया जाए। तो 4 अप्रैल 1971 माउंट आबू साधना शिविर का दिन। आज उन्हीं ख्यालों में, या कहना चाहिए ख्याल कम, लेकिन जो दृश्य है, जो मन के अदृश्य पर्दे पर जो फिल्म चलती है अतीत की यादों की, कहने को तो अतीत है, बीता हुआ वक्त है, लेकिन कुछ लम्हे हैं, जो कुछ पल हैं जो कभी कल नहीं होते। जब भी उनका स्मरण आता है, याद आती है, पूरे तन मन प्राण वहीं रुक जाते हैं, जैसे वो पल अभी कहीं हमारे भीतर जीवंत है। और आंख बंद करो तो ऐसा लगता है कि आचार्य रजनीश, जब हम उन्हें कहते थे आचार्य जी, वो सामने बैठे हैं और सर्किट हाउस में मैं भगवा वस्त्र पहनकर जब उनके सामने जाता हूँ तो बड़ा अजीब सा, लेकिन उस वो तो बड़ा मुश्किल है कहना कि अंदर सर से लेके पांव तक दिल में, और क्या कहना चाहिए, जो तरंगे हैं, जो फूल खिलते हैं दिल में, जो भाव उठते हैं, फूल खिलते हैं, उनको तो कविताओं में भी समेटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसकी कहना चाहिए कि तैयारी भी नहीं कह सकता है, इंतजार प्रतीक्षा 1 साल से चल रही थी। क्योंकि 13 अप्रैल 1970 के दिन पहली घटना घटी, जब उनको पहली बार मैंने सुना। उसके बारे में तो मैंने कुछ लिख दिया है, क्योंकि उन्हें तब दूर दूर से देखता था। लेकिन जब वुडलैंड में मुलाकात हुई और अकेले उनसे मुलाकात होने लगी, तब बात एकदम बदल गई। जितना पास जाओ उतना ही बड़ा रहस्यमय लगता है। कि शुरू शुरू में तो बड़ी शर्म आती थी बात करने में, वो कुछ पूछते भी थे कि कुछ पूछना है तो बस नज़र झुक जाती थी, मुस्कुरा देते थे और प्रणाम करके बैठ जाते थे। तो वो खुद ही कुछ कहते थे, कुछ पूछना है। बाद में लिखना लिखना शुरू हुआ, लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद फिर जब दीक्षा का समय आया तो ऐसी रेस्टलेसनेस, ऐसी बेचैनी, जैसे ये एक एक पल भारी पड़ता है ना। जब कपड़े रंग कर तैयार हो गए, माउंट आबू भी पहुंच गए, और वो आए स्टेज के ऊपर, और फिर कहा बाद में मिलना, फिर कहा कि सुबह मिलना सुबह आ जाना। अब बताइए, शाम को कहा प्रवचन के बाद में,
और फिर कहा प्रवचन के बाद में फिर बात नहीं बनी, तो बोला फिर सुबह सुबह फिर मुलाकात हुई, तो बोला दोपहर में आ जाना। ये जो घंटे थे, करीब करीब 18-20 घंटे समझ लीजिए कि। और फिर अहमदाबाद में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी, हाँ भाई तैयारी है सन्यास की। तब तो प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े बस दो बातें हो गई थी कि हाँ जी तैयारी है। तो ऐसी एक कैफियत हो जाती है तारी कि समझ में नहीं आता कि ये एक एक पल भारी पड़ने लगता है, उमंग होती है, उत्साह होता है, और अंदर से ऐसी हलचल होती है कि ये समय बड़ा लंबा लगता है। हाँ। और फिर जब सामना हुआ तो मैं तो ठिठक गया ओशो को देख के ही। कपड़े बदली करके जब गया तो मुझे नहीं पता कहाँ है वो। तरुमा बाहर बैठी थी सीढ़ियों के नीचे। उन्होंने कहा इशारे से कि जाओ और लेफ्ट में मुड़ जाना। तो बालकनी में जो दृश्य मैंने देखा कि खिड़कियां खुली हुई है, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है, और हरियाली, जो पत्ते हैं पेड़ों के वो लहला रहे हैं, और सो एक आराम चेयर पे बड़ी मस्ती से लुंगी पहने हुए बैठे हुए हैं। इस रूप में मैंने उन्हें कभी पहले नहीं देखा था वुडलैंड में तो। और प्रवचन में तो हमेशा वो शाल ओढ़े रहते थे, खादी की या कोई अच्छी सी बढ़िया। लेकिन सिर्फ लुंगी में बैठे होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। इतना इतना सुंदर उनका आभा मंडल। तो पहले तो दूर खड़ा होकर ही मैं ठिठक गया कि आगे बढ़ूं या ना करूं। तो वो इशारे से बोल रहे आओ आओ और शर्म भी आ रही है, और पता नहीं कि मुझे नहीं पता था कि ये सन्यास क्या होगा क्या होगा। सोच ही नहीं सकते थे, कभी देखा नहीं मैंने उनको सन्यास देते हुए, ना किसी को लेते हुए। अकेले में ही बात होती है तो बस क्या है कि मुझे ये भी पता नहीं था कि वो मुझे माला देंगे और नया नाम देंगे। क्योंकि जो 4-5 सन्यासी थे उनको मैं दूर से ही देखता था, लक्ष्मी बैठी होती थी, लेकिन मैंने कभी गौर से ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने माला लॉकेट पहनी है, ओशो की है। ऐसी कोई घनिष्ठता किसी से नहीं थी, दूर दूर से देखते थे, क्योंकि वो बड़ी उम्र के लोग थे सब, हम तो लड़के थे छोटे उम्र के, 21-22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में। तो बस उन्होंने ये माला जो है गले में उसी दिन मेरे डाल दी, और बस एक अज्ञात यात्रा शुरू हुई। पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, न कभी उस बारे में सोच सकते थे। बस जो कुछ वो कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये प्रेम से यात्रा शुरू हुई, और अभी भी उन्हीं उसी प्रेम में हूँ, उसी तरंग में हूँ। भाव दशा ऐसी है कि दिन भर बड़ी मन में तो आया कई बार, लेकिन बस न कलम चली, न बोला गया कुछ। ऐसा लगता था जैसे मैं माउंट आबू पहुंच गया। वही शिविर की स्थान, वही जंगल, वही चट्टाने, वही वाटरफॉल। अब तो वहाँ सब कुछ बदल गया। अभी 3 साल पहले मैं गया था, 2.5 साल पहले। अब वो जगह ही वैसी नहीं रही, सब कमर्शियल हो गया। लेकिन हमारे अंदर वो जो बसा है, बड़ा सुनसान उन दिनों होता था। आप नक्की झील से पैदल घूमते हुए वहाँ चले जाएं, देलवाड़ा टेम्पल तो मुश्किल से कुछ लोग आते जाते पैदल मिल जाते थे। अब तो भीड़ भाड़ है। खैर, लोगों से क्या शिकायत, परिवर्तन तो होता ही है। यही कहाँ बदला, बम्बई बदल गई, हर शहर बदला, पूना बदल गया, और आश्रम तो फिर बहुत ही बदल गया। बहुत से लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं पूना आश्रम में जो हुआ है और जो हो रहा है। खैर, मेरा इतना बहुत मोह नहीं है उस जगह से, क्योंकि मैं भरपूर अपना जीवन जी लिया हूँ। जो भी मिला है बिन मांगे मिला है, और बहुत मिला है, उसके लिए अहोभाव प्रकट करते हैं। लेकिन मन में आता है कि ऐसी जगह नष्ट ना हो जाए, आने वाले लोगों के लिए कुछ निशानियां रहें, पद चिन्ह रहें, वो पेड़ हैं, जो वहाँ का वातावरण है, जो ऊर्जा है, वो सलामत रहे। इसके लिए कामना करते हैं, शुभकामनाएं हमारे कि इस स्थान को बचाने की लोग कोशिश करें। लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए।
लेकिन कभी ऐसा होता है ना, हर एक अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, मित्रों के बारे में सोचता है कि भाई जो मैंने देखा है, जो मैंने जिया है, वैसा दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए। जब तक ओशो शरीर में थे खूब पिलाई जाती थी। अब जैसे वो जो वरुण रावल लड़का आया है अमेरिका से, ओशो को पढ़ता रहा, उसके पिताजी सन्यासी हैं, सुनता भी था, ओशो को पढ़ता भी था, तो एक दीवानगी उसके अंदर थी, एक जोश था और एक पागलपन था कि भाई उल्टा सीधा जैसे भी इंतजाम करके पुणे आया। ये भी एक नशा है। एकदम ऐसा है कि सारे नशे बेकार हो जाते हैं जब गुरु का नशा सवार होता है। तो उसने तो ओशो को देखा भी नहीं, लेकिन उस जगह के बारे में सुना होगा, तो जोश जोश में था वो अपना पूरा। लेकिन उसके जो साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और उसकी मैं बड़ी निंदा करता हूँ, और आगे से ऐसा ना हो। और वो श्री रजनीश आश्रम के द्वार सभी प्रेमियों के लिए, साधकों के लिए खुले रहें, और इतने ज़्यादा प्रतिबंध ना लगें कि आम आदमी का जाना वहाँ मुश्किल हो जाए। क्योंकि ओशो इंटरनेशनल जो नाम है वो तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ धनी लोगों के लिए है। नहीं, ओशो के लिए तो धनी वही है जो ओशो के से प्रेम करता है, वो धनी है किसी भी सूरत में हो। मैंने सब तरह के लोगों को ओशो से मिलते देखा है। बस उस आपके भीतर प्रेम है, इतना पर्याप्त है। फिर बाहर का लेन देन वो व्यवहारिक है, उसके भी मैं विरोध में नहीं हूँ, अच्छी सुविधाएं हों, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मन में वहाँ आने का आकर्षण बना रहे। अब तो बिल्कुल खाली खाली सुनसान, और पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, इतना बुरा लगता है सब देखकर। लेकिन क्या किया जाए, अपने अपने ढंग से, अपने अपने मतलब से लोग आते हैं, उससे शिकायत नहीं है। आज तो मेरे लिए बड़ा उत्सव का, शांति का और मौन रहने का दिन था। लेकिन क्या करें, जो घटनाएं चारों तरफ घटती है उनकी याद आई जाती है। अभी मैं सोने ही जा रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, अगर बिस्तर में भी लेटूंगा तो नींद नहीं आएगी, और वैसे भी 2-4 दिन में मेरा ख्याल है फुल मून होने वाला है। तो वैसे भी मुझे जब चांदनी रात होती है, 14 का चांद आने वाला होता है, तो 2-3-4 दिन पहले से ही देर से नींद आती है, बड़ी देर से आती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से कुर्सी पे बैठा बैठा रात को 12-1 के बाद हमारी खिड़की में से चांद झांकता है, अगर बादल साफ हुए तो टक टक की लगा रहे देखते रहते हैं चांद से। आदान प्रदान होता है, देखा देखी। हम्म, तो बहुत कुछ कहने को तो नहीं था बस, लेकिन फिर भी कहे बिना नहीं रहा जाता था, तो मैंने सोचा चलो और कुछ नहीं तो हम एक आधी कविता सुना देते हैं। और क्या करें जी। ये देखिए, मैंने सोचा था ढूंढ लूँगा, लेकिन फिर खो जाती है। ये बातें ऐसी है कि बार बार कहीं कागज़ रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, चलो इसमें से तो कागज़ ही कहीं हमने, इधर है शायद। अभी तो कविताएं तो बहुत सारी पुरानी पड़ी है, नया तो कुछ लिखने का होता नहीं है। तो देखते हैं जी, क्या है। अरे भाई कहाँ खो गई। हाँ लो जी, ये सुना देते हैं, चलो ये सामने आई है तो इसको सुना देते हैं। हम्म ये उन दिनों की बातें हैं जिनको याद करते हैं तो लगता है कि वो अभी भी ऐसे ही है मामला, कुछ नहीं बदला है। बाहर सब कुछ बदल गया, लेकिन जिससे मिले वो और जो मिला वहाँ कहीं बदला है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती, हम वैसे के वैसे भीतर से ऐसे ही रहते हैं। प्रेम कभी नहीं बदलता, लगन। तो ये है कि ओशो के प्रति सारे भाव हैं। जब से तुम आए जीवन में, जब से तुम आए जीवन में, फूल खिले तन मन में। हाँ, भारी फूल नहीं खिलते हैं, मनुष्य के भीतर भी फूल खिलते हैं। उन फूलों की महक, जिसे हम कहे हैं कि भाव, प्रेम, अहोभाव, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं हम। तो ये बस बहाने हैं उस ऊर्जा के जो अंदर आपके चटकती है। तो जब से तुम आए जीवन में, फूल खिले तन मन में, सांझ सवेरे गीतों की धुन गूंजे मेरे मन उपवन में।
तो ऐसा है कि सारा जिस्म जो है, दिल दिमाग, जैसा एक बाग बाग कहते हैं ना, हमारे पास भी शब्द ऐसे है कि बाग बाग हो जाता है आदमी। तो ऐसा अंदर से मस्ती छाती है, सिर्फ स्मरण मात्र से ही, बस स्मरण किया तो बस ऐसा लगता है जैसे आंख बंद है और हम वो 52 साल हो गए, 53वां साल शुरू हो गया मेरा ख्याल है। तो समय एकदम से गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि इतने बरस बीत गए इस बात को। जागे हुए भी सपना लागे, हर एक चेहरा अपना लागे, सौ सौ रंग बदल कर मौसम आए फिर बगियन में। देखिए ना, कितना मौसम बदला है, कितना रंग बदला है, शरीर बदला है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है, वो उसमें कहीं भेद ही नहीं पड़ता है समय से। चांद सितारे करे इशारे, पंछी जन्म जन्म बन जा रहे। पंछी ही नहीं, हम भी बन जा रहे हैं, हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन टिके हुए हैं। पड़ाव बहुत आया तो चांद सितारे करे इशारे, पंछी जन्म जन्म बन जा रहे। सोना लुटाकर सूरज संध्या, सोना लुटाकर सूरज संध्या खो जाए नील गगन में। और देहरी आंगन दीप जलाए, मैं जिसकी बाट निहारूं। देहरी आंगन दीप जलाने का तो अंदर है, अपने भीतर ही जो ललक होती है मिलने की, जो देखने की चाहत होती है, उससे आंखों में सितारे से चमकने लगते हैं एकदम से। याद आ जाती है जब तेरे तबस्सुम की हमें, याद आ जाती है जब तेरे तबस्सुम की हमें। देर तक दिल में चिरागों का समा रहता है, अंदर रोशनी सी फैल जाती है स्मरण मात्र से। इसलिए गुरु का इतना महत्व है भारत में। सदियों सदियों से हम बुद्ध पुरुषों को नहीं भूलते, उनकी याद आती है, उनके वचन सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनका चित्र देखते हैं, तो हमें अपने जो भीतर जो श्रेष्ठतम है उस तरफ हमारी नजरें, उससे हमारी थोड़ी, क्या कहना चाहिए, तालमेल बैठता है, उसके प्रति हम प्यासे होते हैं। वो परदेसी लौट के आए शायद फिर कुटियन में। यही है कुटियन, जो जिस्म है कुटिया है, इसी में से चांद सूरत को देखने की हमें पास वो कला हमें सीखनी होती है। सब कुछ मौजूद है देखने वाला। तो पहले मिलन की सारी बातें अब तक याद है मुझको, तुम नहीं आए पर प्यारे, तुम नहीं आए पर सपने तो आते हैं निंदियन में। कभी कभी सपने में भी चले आते हैं सदगुरु, भले ही लोग कुछ भी करें कि ये सब, लेकिन जो कवि हृदय होते हैं उनकी बात अलग है, उनकी दुनिया अलग होती है। संगीतकार की, कवि की, चित्रकारों की, ये जो सृजनात्मक लोग हैं उनकी दुनिया अलग होती है, वो बुद्धि वाले उनको समझ नहीं सकते। इस मामले में पश्चिम के लोग बड़े गरीब हैं, सभी नहीं, यहाँ भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। सन्यासियों में बड़े प्यारे प्यारे विदेशी लोग भी हैं, लेकिन भाई हम हृदय प्रधान और बुद्धि प्रधान, जो हृदय प्रधान वाले होते हैं वो तो भाव जगत में जीते हैं। उनके लिए तो ओशो की दी हुई हर चीज़ मूल्यवान है, माला दी है या कुछ और दिया है या सिर्फ एक नज़रिए देख लिया है। देखो ना एकदम से, तो हमारे लिए बात अलग है। तोता मैना मोर पपीहा क्यों रोज लगाए फेरे, भंवरे गूंज गूंज मंडराए क्यों फूल फूल गुलशन में। तो भाई ये बस, ये सारा अस्तित्व हमें तो उसी का घर लगता है, हम कहीं भी हों उसी की महफिल है। और जन्म जन्म मरण की बहती धारा, पल दो पल है खेल हमारा। देखिए जी, आपसे अभी मुलाकात हो रही है और हमारे साथ उस जमाने के कितने साथी थे। जब सन्यास की यात्रा हुई तो जो पहला ग्रुप था वो फिर लोग आते रहे, हर हफ्ते एक दो लोग, कभी महीने में एक दो, ऐसे धीरे 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 सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों का सिलसिला हो गया। और वो सब कहाँ खो गए कुछ पता नहीं। अब तो हम कभी कभी याद आती है उन मित्रों की जो अब नहीं है शरीर में, और जो कुछ है तो उनका कोई पता ठिकाना नहीं, दोबारा मुलाकात नहीं हुई। जन्म मरण की पहली धारा, पल दो पल है खेल हमारा, सारी उमरिया बीत न जाए इस दुनिया की उलझन में।
जब से तुम आए जीवन में फूल खिले तन मन में, सांझ सवेरे गीतों की धुन गूंजे मन उपवन में। तो ऐसी बातें हैं, और कहने को तो जी चाहता है कि बैठते हैं तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन बस सिवाय कविता सुनाने की और कुछ नहीं है। तो एक कविता और सुना देते हैं, और वो नहीं कह पाया जो मैं कहना चाहता था। हाँ, कि बसंत जो आ गया आ गया है, तो कैसे बताएं कि दूर बैठकर भी वो दूर नहीं है, और न पास है न दूर हैं, बस फिर भी है कि क्या कहना चाहिए। लो जी, कहाँ गए? अरे भाई, इधर है कहीं, एक और लिखा था मैंने। हाँ, लो जी, ये भी ओशो के लिए लिखी थी मैंने। आजकल तो नहीं लिखना होता है, तो ये मेरे उनके बीच में, और हर एक सन्यासी प्रेमी, वो पर्सनल होता है, जो भी होता है गुरु और शिष्य के बीच में। बस किसी को बुद्ध पुरुष मिल जाए, गुरु मिल जाए, ये बड़े भाग्य की, सौभाग्य की बात है। दुनिया के मेले में लाखों मिले, मगर तू ही तू मन को भाया हुआ। क्या बात कही है, क्या बात कही है। तो ऐसा है, यूं उसने दिया जवाब मेरे सवाल का। हालांकि कभी तो सवाल नहीं होते थे, फिर भी उनका जवाब मिल जाता था, और जब सवाल पूछते थे तो निश्चित ही जवाब कहीं ना कहीं से मिलता था। कभी उन्हीं से मिलता था, कभी किसी और के बहाने से मिलता था। यूं उसने दिया जवाब मेरे सवाल का, था अक्स उसकी आंख में मेरे ख्याल का। कभी कभी तो प्रश्न प्रवचन में बैठे हैं, प्रश्न मन में उठ जाता है, और अगले ही क्षण वो कहीं से घूम फिर के वो जवाब दे देते हैं, तो वो पूछने का मौका नहीं मिलता कि दूसरे दिन उसी दिन जाके कागज पे लिखते फिर भेजते। मन में उठा के सामने जवाब हाजिर। ऐसा अभी भी कभी कभी हो जाता है। जब से मिला है वो हूं मैं खुद से बेखबर, जब से मिला है वो हूं मैं खुद से बेखबर, भुला ही नहीं पाया वो लम्हा विसाल का। वो मिलन के क्षण जो होते हैं, पल, अभी तक नहीं भूले, भुला नहीं सकते। याद करने की बात तो छोड़ो, भुला नहीं सकते। सोचा नहीं था कोई मुझे ऐसा भी मिलेगा, कृपा उनकी। सोचा नहीं था कोई मुझे ऐसा भी मिलेगा, जिसका वजूद होगा सरापा जमाल का। जमाल का मतलब है सुंदरतम, है सौंदर्य से, ऐश्वर्य से भरपूर छलकता हुआ जाम। हमने तो सोचा नहीं था कि कैसे मिल गए, उनकी कृपा, उनकी करुणा, हम तो भटक रहे थे। उसके ख्यालों की गिरह ऐसी पड़ गई, क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन ये गिरह वो नहीं है जो बंधन वाली होती है। हाँ, उसके ख्यालों की गिरह ऐसी पड़ गई, पता ही नहीं चला मोहब्बत की चाल का। हाँ, बताओ कैसे दिल दिमाग पे छा जाता है कोई ख्यालों में। आंखों ही आंखों से वो दिल में उतर गया, आय हाय। आंखों ही आंखों से वो दिल में उतर गया, नेमुल बदल नहीं है उस बेमिसाल का। मतलब उसका कोई परिपूरक नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओशो सिर्फ ओशो हैं, उनकी जगह न तो कोई दूसरा ले सकता है, न ऐसा कभी होगा, न कभी हुआ है। अलग अलग यूनिक हैं, हर एक की अपनी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जो दिल में बसा है, दिल में बसा है। आप भले किताबों से उसकी तस्वीर हटा लो या कुछ कर लो, ये मामला कुछ और है ना। मौजूदगी में मेरी वह भी तो है मौजूद। देखिए जी, और रग रग में समाने वाली बात है कि मौजूदगी में मेरी वो भी तो है मौजूद, उठता ही नहीं सवाल हिजरो विसाल का। बिछड़ने का और मिलन का वो इतना मिला हुआ होता है कि हम उसके प्रति कभी कभी कहते हैं कि उपेक्षित हो जाते हैं, यानी कि इग्नोर कर देते हैं। टेक इट इजी, ऐसा लगता है कि जैसे सांस चल रही है, कभी सांस पे ध्यान जाता नहीं है। कभी कभी इतना मिल जाता है कि हम अलग महसूस नहीं करते हैं ना। तो बड़ा अजीब सा एक एक खेल चल रहा है जी। उसकी किताब में पढ़ता हूँ बार बार,
अब तो किताब भी मैं कम पढ़ता हूँ, लेकिन सुनता हूँ कभी कभी ओशो को। वही बातें सुनता रहता हूँ जो मैं पचासों बार सुन चुका हूँ, लेकिन उनमें कुछ ऐसी मिठास है, कुछ ऐसा है कि ऐसा नहीं लगता है कि बस हो गया। नहीं, ये चलता रहता है सिलसिला। याद आती है, सुनते हैं तो ऐसा लगता है सामने ही बैठे हैं। दिया है जवाब उसने मेरे सवाल का। हाँ, कुछ मेरे प्रश्नों के भी जवाब ओशो ने दिए हैं, मेहरबानी की है। मुझसे भी बेहतर वो जानता है मुझको, मुझसे भी बेहतर वो जानता है मुझको, रखा है बहुत ख्याल मुझ खस्ता हाल का। भाई हम तो फक्कड़ थे, खस्ता हाल थे, ऐसे ही भटक रहे थे। बड़ा ख्याल रखा है, जहाँ जहाँ गए देर अबेर बस उनसे लो लगी रही। हाँ, बाकी तो सब चलता है जीवन में, उछल पथल होती, हजार तरह की चुनौतियाँ आती है। चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ है जी। उसके बीच में भी उन्होंने हमें जीना सिखा दिया। और क्या है कि मिलने से ना उछल, खोने का गम न कर। ये हमें एक लेसन मिला है कि मिलने से ना उछल, खोने का गम न कर। ये जिंदगी है खेल उरूज व जवाल का, ये उत्थान पतन का। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, तो मन के तल पर, शरीर के तल पर, संसार में, व्यवहार में नवन कहाँ कहाँ क्या क्या उथल पुथल होती है। लेकिन एक तो कुछ है जीवन में जहाँ लगता है कि बस तू मिला तो सब मिला, तू नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। तो बड़ी दोस्तों की कृपा है, मेहरबानी है, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कविता सुनाने बैठूं तो बहुत कुछ सुनाता ही चला जाऊं। एक शम्मा अंधेरे में जलाने के लिए आए हैं, हम आपकी महफिल को सजाने के लिए आए हैं। ओशो के में खाने में, जाने या अनजाने में। वाह भाई, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में। ये कुछ मस्ती है कि अकेले में भी आदमी नाचता है, गाता है, गुनगुनाता है, चुप भी हो जाता है। मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खींचती है। हाँ, बड़ी अच्छी गजल का एक वो शेर है ना, उसमें से मैं नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। जो तुम्हें भुला दे, गंवा दे, बर्बाद कर दे, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खींचती है। तो भाई जो बात शराब की है, और शराब के बिना बात नहीं बनती है। और ये ऐसी शराब है कि पिए जाओ और प्यास बुझती नहीं। ऐसा है, उतने रहे प्यासे हम जितनी भी पी हमने। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे गीत हैं उस जमाने के। अब तो ना तो संगीत में जान है, ना गीतों में जान है। कभी कभी मैं सुनता हूँ पुराने गीत। कभी कभी, रोज नहीं। लो जी, बहुत बातें हो गई है। और सभी मित्रों को धन्यवाद। कुछ मैंने कोशिश की थी लिखने की, फिर पता नहीं हाथ रुक गया। मैंने सोचा कि अब लिखा नहीं जाता है, चलो मित्रों से ऐसे ही दो चार गपशप कर ली जाए। जो भी हो रहा है बस प्रकृति है, जमीन आसमान है, सूरज चांद सितारे हैं, इतने करोड़ों करोड़ों जीवन है हमारा चारों तरफ। और उसमें फिर मनुष्य है, और मनुष्यों में फिर थोड़े से उन गिनती के बुद्ध पुरुष होते हैं, उन संपर्क में आना, उनको एक नज़र देख लेना, ये हमारा सौभाग्य है। आप सभी का सौभाग्य है कि आप ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान साधना करते हैं। स्वयं से जुड़ने का जो हमारा अंतरतम है, जहाँ कोई हमारा रूप, रंग, आकार, प्रकार, नाम और जो समय की सीमा के बाहर है, बड़ा मुश्किल होता है जताना जो सदा वर्तमान है। तो यही हमने सीखा है कि मौन हो जाओ, हाव भाव से भर जाओ, झुक जाओ। और जो नए लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है वहाँ, वो बोलते हैं झुकना बुरा है, यू आर, बोलते हैं स्टूपिड इंडियंस यार। वो क्या जाने दिल का हाल, दिल का हाल सुने दिल वाला। वो तो बुद्धि वाले लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आई। और ऐसे समझने वाले भी नहीं है। सुना है कि वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। अब आप समझ लीजिए कि भाई जमाना बदल गया, लोकतांत्रिक जगह थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर कब तक लगाते रहेंगे लोग। कुछ ना कुछ उपाय होगा, लोग कोशिश में लगे हुए हैं। आप सभी के लिए
हार्दिक शुभकामनाएँ और फिर मुलाकात होती है। जल्दी ही कुछ प्रश्न आए हुए हैं मित्रों के, तो मौका मिला, मूड बना तो बात हो जाएगी। हरि ओम तत्सत। जय हो।